तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मास्त्र सीरीज का पार्ट 3। ठीक है, आपका सब्जेक्ट चल रहा है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, और आपका है पार्ट 3। ठीक, और तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सभी ब्रह्मास्त्र सीरीज के पार्ट की लिंक दी गई है, आप वहाँ पर क्लिक करें और इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। देखिए आज के वीडियो लेक्चर में आपको बहुत सी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। सबसे पहली बात, आज आपके 3 लेसन जो कि है कंप्लीट करा देंगे। 3 लेसन का आपका रिवीजन कराएंगे और साथ ही आपकी 100 MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको। लेसन 4, लेसन 5 और लेसन 6, इनमें आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को डिटेल से पढ़ाया जाएगा और उसके बाद आपके 100 MCQ टाइप क्वेश्चन जो भी आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक, रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, तो आज हम शाम को 6 बजे जो कि है लाइव आएंगे। आप लोग लाइव ज़रूर से ज्वाइन करें। ठीक, शाम 6 बजे, शाम के कितने बजे? 6 बजे आज हम जो कि है लाइव आएंगे इसी टाइम बिल्कुल। ठीक, आप लोग के मन में जो भी डाउट हो पेपर को लेकर, और आपके 50 MCQ टाइप क्वेश्चन को रिवीजन करवाया जाएगा। एक तरह से टेस्ट है आपका, ऑनलाइन टेस्ट। ठीक, 50 MCQ टाइप क्वेश्चन का आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक, और उसी के साथ आपके जो कि है मन में जो भी डाउट होंगे उन सभी डाउट का जो कि है आंसर दिया जाएगा। तो आज 6 बजे आप लोग ज़रूर से ऑनलाइन आएँ। ठीक, 6 बजे आपको यूट्यूब चैनल पर लाइव मिलेंगे हम। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए ये है हमारा लेसन 4। देखिए वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार अपनी इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक, आप ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके और वो भी आराम से पास हो सकें। सबसे पहले हमारा आता है चौथा लेसन कि न्यूक्लियर रिएक्टर एलिमेंट। न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका लेसन का नाम है और आपका टॉपिक है क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर एलिमेंट। ठीक है, इसके बारे में देखिए आपको डायग्राम तो जो कि है वो देखना नहीं है, आपको सीधे पढ़ने हैं क्या पॉइंट। नाभिकीय रिएक्टर के निम्न अंग होते हैं। एक आपका पहला होता है, पहला अंग इसका पार्ट होता है जो वो होता है रिएक्टर कोर, मॉडरेटर, कूलेंट, और आपका चौथा पार्ट आपका होता है सील्डिंग, और 5वां पार्ट होता है आपका मेजरिंग सिस्टम, और 6वां होता है कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए आपका रिएक्टर कोर क्या होता है? रिएक्टर कोर क्या होता है? इसमें ईंधन की विखंडनीय चेन प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें क्या होती है? ईंधन की विखंडनीय चेन प्रक्रिया संपन्न होती है आपकी रिएक्टर कोर में। ठीक है, और ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। मॉडरेटर क्या होता है? मॉडरेटर यह तेज गति वाले न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह तेज न्यूट्रॉन वाले गति को क्या धीमा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हल्के परमाणु वाले पदार्थ जैसे H2, ग्रेफाइट, हैवी वाटर पदार्थों आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर क्या होता है? इसका प्रयोग न्यूट्रॉन को कोर से निकलने से रोकने के लिए किया जाता है। देखिए आपका रिफ्लेक्टर जो होता है इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि आपके जो न्यूट्रॉन हैं वो आपके कोर में से ना निकल जाएं। ठीक है, तो इसके लिए हम इसका क्या रिफ्लेक्टर का प्रयोग करते हैं। इसके लिए वही पदार्थ प्रयोग किया जाता है जो मॉडरेटर में प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ आपके मॉडरेटर बनाने में प्रयोग किया जाता है वही पदार्थ आपका रिफ्लेक्टर बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चौथा पार्ट आपका आता है कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड क्या होता है? कंट्रोल रॉड का उपयोग कोर में उपजी ऊष्मा को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। आपका जो कंट्रोल रॉड होती है, जो आपकी कोर में ऊर्जा या उपजी ऊष्मा होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल रॉड का उपयोग करते हैं, जो कैडमियम तथा बोरोन का बना होता है। यह अतिरिक्त न्यूट्रॉन को सोख लेता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि कंट्रोल रॉड किसका बना होता है, तो देखिए कैडमियम और बोरोन का बना होता है आपका क्या? कंट्रोल रॉड। इसके बाद आपका 5वां पार्ट आता है कूलेंट। देखिए कूलेंट क्या होता है? कोर में उपजी ऊष्मा को हीट एक्सचेंजर से कार्यकारी पदार्थ को ऊष्मा आंतरिक या हीट एक्सचेंज करती है। कूलेंट निम्न श्यानता, निम्न गलनांक और अधिक घनत्व का होता है। ठीक है, इसके बाद 6वें नंबर का आपका पॉइंट आता है। 6वें नंबर के पार्ट में आपसे कहा है रेडिएशन शील्ड। रेडिएशन शील्ड क्या होता है? रिएक्टर कोर की सुरक्षा के लिए स्टील का आवरण लगाया जाता है। रिएक्टर कोर की सुरक्षा के लिए स्टील का आवरण लगाया जाता है जिसे इनर शील्ड कहते हैं। नाभिकीय रेडिएशन को बाहर जाने से रोकने के लिए कंक्रीट की मोटी दीवार का प्रयोग किया जाता है जिसे आउटर शील्ड कहते हैं। ठीक, आउटर शील्ड कहते हैं। देखिए जो आपकी कंक्रीट की मोटी दीवार बनाई जाती है वो किस लिए बनाई जाती है? जो आपकी नाभिकीय रिएक्शन है, ठीक, नाभिकीय रिएक्शन को बाहर निकलने से रोकने के लिए आपकी जो कि है कंक्रीट की मोटी एक दीवार बनाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? आउटर शील्ड कहते हैं।
देखिए आपको इन सभी के बारे में डिटेल से इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपके जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का पेपर है वो पहली बार हो रहा है, तो कहाँ से क्या पूछ ले तो इसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं है, इसलिए आपको जो कि है पूरा एक बार पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर से लें और अपने दोस्तों को भी बताएँ, ठीक। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? मापन यंत्र का प्रयोग थर्मल न्यूट्रॉन फ्लक्स को मापने के लिए किया जाता है। कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होता है? रिएक्टर को ऑन या ऑफ करने के लिए नियंत्रक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अर्थात नियंत्रण प्रणाली का मतलब आपका है कंट्रोल मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। किसको लिए? आपके रिएक्टर जो होता है उसको ऑन और ऑफ, चालू और बंद करने के लिए आपके कंट्रोल मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूल के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। विखंडनीय पदार्थ से सबसे प्रमुख पदार्थ, विखंडनीय पदार्थ में सबसे प्रमुख पदार्थ प्लूटोनियम तथा यूरेनियम है। इन दोनों में से यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है तथा यूरेनियम के विखंडन द्वारा प्लेटिनम बनाया जाता है, ठीक है। तो आप इतना इसके बाद पढ़ लें। इसके बाद देखिए आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट में 3 प्रकार के आपके पावर प्लांट आते हैं, 3 प्रकार के आपके वाटर रिएक्टर आते हैं, ठीक। आपका पहला है क्या? प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, दूसरा है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और तीसरा है आपका ब्रेडर रिएक्टर, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर क्या होता है। देखिए आपको डायग्राम तो देखना नहीं है, डायग्राम अपन को सीधा क्या करना है, टॉपिक पढ़ना है। इस प्रकार के रिएक्टर में पानी का प्रयोग कूलेंट और मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में पानी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो देखिए कूलेंट और मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। रिएक्टर कोर में कूलेंट का प्रचालन उच्च दाब पर किया जाता है जिससे उच्च तापमान पर कूलेंट उबले नहीं। इस प्रकार के रिएक्टर को हाई प्रेशर रिएक्टर के भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका क्या आता है, इसके बाद आपका आता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पावर प्लांट, ठीक है। इसमें आपको देखिए थोड़ा सा इसमें आपका है, इस प्रकार के रिएक्टर में डायरेक्ट रिएक्टर कोर में स्टीम को बनाया जाता है जिसे टरबाइन में भेज दिया जाता है, ठीक है। इसे हीट एक्सचेंजर नहीं होता है। आपका जो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होता है इसमें आपका क्या हीट एक्सचेंजर नहीं होता है। अब आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि आपका निम्न में से कौन से बॉयलर में आपका हीट एक्सचेंजर नहीं होता है। तो आपके तीनों आपके जो वाटर रिएक्टर हैं इनके नाम लिख देंगे तो आपका इसका आंसर क्या आएगा। आपके जो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होता है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में आपका हीट एक्सचेंजर नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका तीसरे नंबर का आपका आता है कि ब्रेडर रिएक्टर पावर प्लांट क्या होता है। देखिए लिक्विड मेटल फास्ट ब्रेडर रिएक्टर में सोडियम को कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपका जो सोडियम होता है उसको हम कूलेंट के रूप में प्रयोग करते हैं एवं ग्रेफाइट को मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए आपका सबसे पहले आप इतनी सी चीज़ जाने केवल कि आपको सोडियम को कूलेंट के रूप में और आपके ग्रेफाइट को मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम को कूलेंट के रूप में और ग्रेफाइट को मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस देखिए ब्रेडर रिएक्टर पावर प्लांट जो आपका होता है उसमें आपका सोडियम को कूलेंट के रूप में और आपका ग्रेफाइट को मॉडरेटर के रूप में प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद आपका आता है एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है? यह कम स्थान घेरता है। आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ये आपका कम स्थान में भी बन जाता है, ठीक है। यह क्लीन होता है, जीवाश्म ईंधन की बचत होती है, सभी मौसम में कार्य करते हैं। यह विस्फोटक बम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर अब आपसे पूछ ले कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का या आपसे पूछ ले कि विस्फोटक बम बनाने के लिए कौन सी पावर प्लांट का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर आपके ऑप्शन में लिख देंगे आपके हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और गैस पावर प्लांट। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का उपयोग हम क्या करते हैं? विस्फोटक बम बनाने के लिए करते हैं। इसके बाद देखिए इसके कुछ लाभ हैं तो इसकी कुछ हानियाँ भी होंगी, तो डिसएडवांटेज हम इसके पढ़ लेते हैं। देखिए आपको इतनी अच्छी तरह से समझाया जा रहा है, कोचिंग में भी आपको इतनी डिटेल से नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक। इस टाइम कोचिंग में आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ऐसे रटवाए जा रहे हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, ठीक। आपको देखिए उल्टे सीधे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन याद नहीं करना है। देखिए आपका जब पावर प्लांट का पेपर आपका होगा तो आपके क्वेश्चन भी पावर प्लांट में से ही आएंगे और आपकी जो बुक है उसमें से ही आएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके यहाँ वहाँ से उठाकर भी आपके पावर प्लांट में आपके क्वेश्चन घुसेड़ देवो। तो आपको जितना सिलेबस है उसमें से ही आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कहाँ से बचेंगे?
अगर आप पूरा सिलेबस जो कि है कंप्लीट ही पढ़ लेंगे तो आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपसे बच ही नहीं सकते हैं, आप सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करके आएंगे। तो इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपके जितने भी टॉपिक हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आप उन सभी को डिटेल से पढ़ें। तो वही आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में कराया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, खास करके आपको जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जा रहे हैं इनको तो ज़रूर से ही समझें आप, ठीक है। डिसएडवांटेज के क्या है, देखिए हानियाँ क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट की, ठीक है। स्टार्टिंग कॉस्ट अधिक होती है, मतलब शुरुआती इसकी जो कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। रेडियो धार्मिकता का खतरा बना रहता है, ठीक। आपका वेरिएबल लोड के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। और प्रोडक्ट के निस्तारण की समस्या बनी रहती है। प्रोडक्ट के निस्तारण की समस्या क्या होती है, बनी रहती है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट का मूल्य निम्न 3 प्रकार की लागतों पर निर्भर करता है। जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसका मूल्य निम्न 3 प्रकार की लागतों पर निर्भर करता है। पहला आपका होता है कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और आपका क्या होता है फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए अब हम समझते हैं कैपिटल कॉस्ट क्या होता है। देखिए कैपिटल कॉस्ट क्या होता है, प्रति यूनिट बिजली उत्पादन के लिए कैपिटल कॉस्ट बदलता रहता है, ठीक। कम क्षमता वाले संयंत्र में उत्पादित बिजली का प्रति यूनिट कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होता है और यदि संयंत्र की क्षमता बढ़ा दी जाए तो प्रति यूनिट कैपिटल कॉस्ट कम हो जाता है। देखिए कोई भी चीज़ अगर है तो अगर वो कम मात्रा में बनाई जा रही है तो उसकी कीमत जो कि है वो ज़्यादा होगी, ठीक। अगर वही चीज़ आपकी ज़्यादा मात्रा में बनाई जा रही है तो उसकी जो कैपिटल कॉस्ट क्या है कम होगी। तो इसी तरह से अगर हमारी बिजली जो कि है अगर आपकी कम मात्रा में कहीं पर बन रही है तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो आपकी ज़्यादा होगी। और अगर वही बिजली आपकी ज़्यादा मात्रा में बनेगी तो उसकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो आपकी क्या होगी, कम होगी। इसके बाद हम समझते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंतर्गत मजदूर, ईंधन तथा मरम्मत पर होने वाले व्यय आते हैं। देखिए जो भी आपके पावर प्लांट में मजदूर काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, ठीक, ईंधन जो आपका लगता है और आपकी जो मरम्मत होने में जो आपका खर्च आता है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक। अच्छे से ध्यान रखें इन चीज़ों को, ये आपको चीज़ें आगे तक काम में आएंगी, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, देखिए इसके अंतर्गत आपके संयंत्र के लिए भूमि निर्माण में कुल खर्च, ब्याज भवन, ठीक, ब्याज भवन और आपका क्या है टैक्स, उपकरण आदि पर किए गए व्यय सम्मिलित होते हैं। देखिए आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है उसमें क्या होता है, आपकी जो भूमि ली गई है आपकी पावर प्लांट के लिए, ठीक है, निर्माण आपके जो पावर प्लांट बनाया गया है उसके निर्माण में जितना खर्च हुआ है वो, आपके व्यय भवन और आपका जो टैक्स लगता है वो, और उपकरण जो आपके नए आपके इंस्ट्रूमेंट लाए जाते हैं उन सभी का जो खर्च आता है वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। तो आपसे आशा करते हैं कि आप ये तीनों चीज़ों की अच्छे समझ चुके हैं। देखिए इसके बाद हमारा लेसन 5 स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है डीजल पावर प्लांट। हमने आपको पहले ही बता चुके हैं डीजल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं। डीजल पावर प्लांट का आपका सबसे बड़ा उदाहरण है क्या, आपका जनरेटर। डीजल पावर प्लांट का आपका सबसे बड़ा उदाहरण है क्या, जनरेटर। और डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर गैस पावर प्लांट, इन सभी पावर प्लांट के बारे में हम आपको डिटेल से पढ़ा चुके हैं सबसे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। ब्रह्मास्त्र सीरीज के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको सभी पावर प्लांट के बारे में डिटेल से पढ़ा चुके हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं डीजल इंजन पावर प्लांट। अब आपका टॉपिक क्या है, डीजल इंजन पावर प्लांट के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए डीजल इंजन अंतर्दहन इंजनों के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत सिलेंडर के अंदर ईंधन जलता है। देखिए अगर वीडियो थोड़ा हम जल्दी बोलते हैं तो आप लोग बता दिया करें, ठीक। अगली बार से जो कि आराम से बोलेंगे। आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन हो या जो भी समस्या हो वीडियो लेक्चर में, जो भी कमी हो, जहाँ पर कोई भी अगर गलती हुई है तो आप लोग बताया करें, ठीक है। अगर हम ज़्यादा जल्दी बोलते हैं तो वो बताएं, कहीं पर कुछ गलत बोल जाते हैं तो आप उसको माफ़ करें, ठीक। और अगर और कोई गलती होती है तो आप ज़रूर से बताएं, और अगर वीडियो लेक्चर में कोई कमी है तो वो भी आप लोग ज़रूर से बताएं, ठीक है। डीजल इंजन पावर प्लांट क्या होता है, डीजल इंजन अंतर्दहन इंजनों के सिद्धांत पर कार्य करता है। इन सिद्धांत के अंतर्गत सिलेंडर के अंदर ईंधन जलता है, ठीक। आपका डीजल इंजन पावर प्लांट क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, सिलेंडर के अंदर ईंधन को जलाया जाता है। ईंधन के जलाने से उपजी शक्ति के द्वारा पिस्टन पश्चाग्र गति से चलता है। आपकी देखिए जो ईंधन को हम जलाते हैं और ईंधन जलाने से जो आपकी शक्ति उत्पन्न होती है उससे हम पिस्टन को चलाते हैं, ठीक। पिस्टन का संबंध संयोजन दंड क्रैंक सॉफ्ट से होता है। इन इंजनों के प्रत्येक चक्र में आवेश चार्ज का चूषण, ज्वलन, संपीड़न तथा निकास प्रक्रम होता है, ठीक। निकास प्रक्रम होता है। इसके बाद क्या है, ऐसे इंजन जिनमें ये 4 प्रक्रम एक चक्र में पूरे होते हैं उन्हें 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। और जो
ठीक। तथा जिस इंजनों में आपके 2 चक्रों में पूरे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। देखिए इसके बाद आपके आते हैं डीजल इंजन के आपके एडवांटेज। देखिए अग्नि दुर्घटना कम होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, मतलब देख रेख में जो आपका खर्च आता है वो आपका कम होता है, ठीक। कम श्रम की आवश्यकता होती है, प्रारंभ करना सरल होता है आपका, ईंधन खपत कम होती है और आकार में छोटे होते हैं, ठीक। इसके बाद आपका डिसएडवांटेज इसके हैं कि क्षमता सीमित होती है और आपकी ओवरलोड कैपेसिटी कम होती है, स्नेहक की लागत अधिक होती है और यह मितव्ययी नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद हम देखते हैं डीजल इंजन की परफॉर्मेंस। देखिए परफॉर्मेंस में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि आपके यहाँ पर लिखा है डीजल इंजन परफॉर्मेंस के द्वारा इंजन द्वारा उपजी शक्ति गति, ठीक, उपजी शक्ति गति, ईंधन हानि, दक्षता आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक। इसके बाद देखिए आप हीट बैलेंस में क्या लिखा है, हीट बैलेंस आपका यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से याद करना है। हीट बैलेंस में आप देखेंगे इंजन द्वारा उपयोग की गई ऊष्मा, इंजन द्वारा उपयोग की गई ऊष्मा मतलब वितरित की गई, ठीक, को हीट बैलेंस कहते हैं। हीट बैलेंस का आपका इसका सूत्र होता है H बराबर HW, H बराबर HW प्लस HE प्लस HC प्लस HI। आपका देखिए HI होता है आपका 10%, देखिए आपका HI होता है यहाँ पर 10% और आपका HC होता है यहाँ पर 30%, HE आपका होता है 30% और HW आपका होता है कितना, 30%। तो आपके यहाँ पर कितने होगा, ये 100% आपके यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, ठीक। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर नीचे देखते हैं आप सभी का फुल फॉर्म आपका जो कि लिखा हुआ है, H बराबर आपका कहलाता है टोटल हीट, HW आपका कहलाता है कार्य में परिवर्तित ऊष्मा इंजन की, ठीक है। और आपका HE आपका कहलाता है निकास गैसों द्वारा ली गई आपकी ऊष्मा, HC आपका कहलाता है शीतक जल द्वारा ली गई ऊष्मा, ठीक, या ली गई ऊष्मा। HI आपका कहलाता है अदर हीट लॉसेस। इसके बाद देखिए आपकी बारी आती है, देखिए इसके बाद आपका आता है हीट बैलेंस शीट। हीट बैलेंस शीट क्या होता है, हीट बैलेंस शीट में हम पढ़ेंगे डीजल इंजन एंड पावर एंड एफिशिएंसी, ठीक। इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे इंडिकेटेड हॉर्स पावर। आपसे अब MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि IHP आपका फुल फॉर्म क्या होता है, IHP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर आपका क्या होता है, इंजन में उपजी संपूर्ण शक्ति को IHP कहते हैं, इंजन में उपजी संपूर्ण शक्ति को या टोटल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, IHP कहते हैं, ठीक। इसके बाद आपका आता है दूसरे नंबर में आपसे कहा है क्या, फ्रिक्शन हॉर्स पावर FHP। अगर आप आपसे पूछ ले कि FHP आपका फुल फॉर्म क्या होता है FHP का, तो FHP का आपका फुल फॉर्म होता है क्या, फ्रिक्शन हॉर्स पावर। इसके बाद आप नीचे देखिए ब्रेक हॉर्स पावर क्या है आपका, BHP बराबर आपका होता है IHP माइनस, BHP बराबर आपका क्या होता है IHP माइनस FHP। BHP बराबर आपका होता है IHP माइनस FHP, आपका बराबर आपका क्या होता है 2 पाई NT अपॉन 4500, 2 पाई NT अपॉन 4500, ठीक है। तो आपका किसका सूत्र आता है, BHP का आपका फुल फॉर्म क्या है, BHP का आपका फुल फॉर्म है ब्रेक हॉर्स पावर। इसके बाद देखिए आपको पढ़ना है मेन पार्ट ऑफ डीजल इंजन पावर प्लांट। मतलब डीजल इंजन पावर प्लांट में जो आपके मुख्य भाग होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर का आपका आता है इंजन क्या होता है, यह आवश्यकतानुसार विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है। दूसरा नंबर आपका आता है एयर फिल्टर एंड सुपर चेंजर। देखिए ये क्या होता है, आपका एयर फिल्टर का कार्य इंजन पर पड़े धूल की हटाना और सुपर चेंजर का कार्य इंजन की शक्ति को बढ़ाना होता है। देखिए आपका एयर फिल्टर जो होता है ये आपका क्या करता है, इंजन पर जो आपकी धूल जमा हो जाती है उसको हटाता है, और आपका सुपर चेंजर क्या करता है, सुपर चेंजर आपका करता है इंजन की शक्ति को बढ़ाता है, ठीक। तीसरे नंबर का आपका आता है कि एग्जॉस्ट सिस्टम क्या होता है, इंजन से निकलने वाला धुआं का प्रयोग एयर और ऑयल को गर्म करने के लिए किया जाता है, हीट करने के लिए किया जाता है, ठीक। आपके जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है इसमें आपके जो इंजन से जो धुआं निकलता है आपका धुआं, उसका उपयोग हम एयर हवा को और आपके जो तेल होता है ऑयल को, इसको गर्म करने के लिए करते हैं। आपका चौथा आता है फ्यूल सिस्टम क्या होता है, यह स्टोरेज टैंक और फ्यूल पंप एंड आपका हीट का समूह होता है। आपका देखिए फ्यूल सिस्टम आपके 3 भाग को मिलाकर बनता है, कौन कौन से, स्टोरेज टैंक,
फ्यूल पंप और आपका क्या हीटर, इन तीनों को मिलाकर आपका बनता है क्या फ्यूल सिस्टम। देखिए वीडियो में जो भी टॉपिक आपको बताया जा रहे हैं और जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे आप उसका स्क्रीनशॉट जो कि जरूर से ले लें। जैसे कि ये आपका टॉपिक है डीजल इंजन के पावर प्लांट, ठीक, आपके इसके जो मेन पार्ट हैं आपके ये 4, आप इसका स्क्रीनशॉट जो कि जरूर से ले लें, ये आपको जो कि आगे काम में आएगा। इसके बाद आपके आते हैं सिलेक्शन ऑफ डीजल इंजन। देखिए सिलेक्शन ऑफ डीजल इंजन में हम पढ़ेंगे, सबसे पहला आपका पॉइंट आता है फ्रेम। देखिए फ्रेम क्या होता है, आपका फ्रेम होता है इंजन और वर्टिकल फ्रेम या हॉरिजॉन्टल फ्रेम में उपलब्ध होता है। आपका जो इंजन होता है ये आपका वर्टिकल फ्रेम और आपका हॉरिजॉन्टल फ्रेम में जो कि है वो प्राप्त होता है। इसके बाद आपका स्पीड की बात करें हम तो स्पीड आपकी जो इंजन की होती है वो लो होती है, एक मीडियम होती है और आपकी हाई स्पीड होती है। आपके जो इंजन होता है आपके 3 स्पीड पर जो कि उपलब्ध होता है, लो, मीडियम और हाई स्पीड, ठीक है, हाई स्पीड में उपलब्ध होता है। आपकी जो लो मीडियम होती है, लो स्पीड होती है आपकी, ठीक, लो स्पीड इंजन आपका होता है 200 से 1000 आरपीएम स्पीड। अगर आपसे पूछ ले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में कि आपके डीजल इंजन की जो लो इंजन स्पीड होती है, लो इंजन की स्पीड होती है कितनी होती है, तो लो इंजन की स्पीड होती है 200 से 1000 आरपीएम। आपकी मीडियम इंजन की स्पीड होती है 500 से 1000 आरपीएम। हाई इंजन की स्पीड होती है आपकी 1000 से 3000 आरपीएम। तो ये इतनी चीज़ जो आपकी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक, इतनी चीज़ जो आपकी लगाई गई है इतनी चीज़ आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, आप इसको जरूर से लिख लें, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका सबसे बढ़िया। तीसरे नंबर का आपका आता है कि नंबर ऑफ सिलेंडर। देखिए पावर स्टेशन पर 6 से 8 सिलेंडर वाले इंजन का प्रयोग किया जाता है। जो आपके पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ पर आपके 6 से 8 सिलेंडर वाले इंजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चौथे नंबर का आपका पॉइंट आता है कि कैपेसिटी ऑफ इंजन क्या होता है, डीजल इंजन की कैपेसिटी अगर हम बात करें इंजन की तो आपका 70 किलोवाट से लेकर आपका 3750, कितना 3750। देखिए आप अच्छे देख लें यहाँ पर आपका यहाँ पर 75 किलोवाट से 3750 किलोवाट, ठीक, 3750 किलोवाट तक की क्षमता के उपलब्ध होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि आपके डीजल इंजन किस क्षमता तक आपके प्राप्त होते हैं तो आपके डीजल इंजन के 75 से 3750 किलोवाट तक जो कि वो प्राप्त होते हैं, ठीक। इसके बाद आपका आता है डिफरेंस ऑफ डीजल और पावर इंजन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका एक एमसीक्यू टाइप जो कि है जो जरूर से बनेगा, डिफरेंस बिटवीन डीजल एंड पेट्रोल इंजन। मतलब कि आपको तुलना बतानी है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में, ठीक, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताना है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर से ले लें, ठीक। देखिए सबसे पहला डिफरेंस आपका है कि जो आपका पेट्रोल इंजन होता है इसमें आपका प्रैंक प्लग यूज किया जाता है और आपका डीजल इंजन में इंजेक्टर यूज किया जाता है। क्या इंजेक्टर यूज किया जाता है। इसके बाद आपका दूसरा डिफरेंस क्या है, इसकी आपकी जो पेट्रोल इंजन होती है इसकी इफिशियंसी होती है 25% और आपके जो डीजल इंजन होती है इसकी इफिशियंसी होती है 40%। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, आपकी पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी होती है 25% और डीजल इंजन की इफिशियंसी होती है 40%। चौथा आपका इसमें क्या है, तीसरा आपका इसमें है कि आपका जो पेट्रोल इंजन होता है ये कम जगह में बन जाता है, ठीक है, और आपका जो क्या कहते हैं डीजल इंजन होता है इसको ज़्यादा जगह लेनी पड़ती है। आपका जो क्या कहते हैं चौथा पेट्रोल इंजन होता है इसकी जो रनिंग कॉस्ट होती है, रनिंग कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है और आपके डीजल इंजन की रनिंग कॉस्ट कम होती है। इसका जो आपका वेट होता है कम होता है, इसका वेट आपका ज़्यादा होता है, ठीक। इसमें आप पेट्रोल यूज़ करते हैं, इसमें आप डीजल यूज़ करते हैं, ठीक। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। सातवां आपका पॉइंट और डिफरेंस क्या है, आपका पेट्रोल का यूज किया जाता है, पेट्रोल इंजन का यूज करते हैं हम कार्स में और मोटरसाइकिल में, और आपका जो डीजल इंजन होता है डीजल इंजन का उपयोग करते हैं हम जो हैवी ड्यूटी आपके व्हीकल होते हैं, ठीक, जैसे कि ट्रक। डीजल इंजन का हम प्रयोग किस में करते हैं, ट्रक में, ट्रैक्टर में, ठीक, जो आपके हैवी ड्यूटी व्हीकल होते हैं, ठीक। और आपके जो पेट्रोल इंजन का प्रयोग हम करते हैं कार में और मोटरसाइकिल में। तो आपके यहाँ से इस प्रकार के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनेंगे कि आपके पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी कितनी होती है, 25% होती है। डीजल इंजन की इफिशियंसी कितनी होती है, 40% होती है, ठीक। आपकी जो पेट्रोल इंजन का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, कार में और मोटरसाइकिल में, और डीजल इंजन का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, ट्रक में करते हैं और ट्रैक्टर में करते हैं। तो इस प्रकार के आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनेंगे इससे। तो देखिए इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है लेसन 6। आपका लेसन कौन सा 6, आपका लेसन स्टार्ट हो चुका है कौन सा 6, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें देखिए छोटा सा ही आपका जो कि है टॉपिक है लेसन 6 में आपको सबसे पहले पढ़ना है क्या, गैस टरबाइन। गैस टरबाइन क्या होता है, गैस टरबाइन का क्रिया सिद्धांत मुख्य 4 ऊष्मागतिकी प्रकरणों पर आधारित होता है। पहला आपका होता है चूषण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, सक्शन।
दूसरा होता है संपीड़न, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेशन, ठीक। तीसरा होता है विस्तार और विकास, ठीक है। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा देख लें कि इस प्रक्रमों में वायु का चूषण तथा संपीड़न में होता है, ठीक। संपीड़न एक संपीड़क में होता है, फिर यह संपीड़क वायु दहन कक्ष में जाती है, जहाँ ऊष्मा के कारण वायु के तापमान में वृद्धि होती है। फिर इस दहन कक्ष में उच्च दाब पर ईंधन का प्रज्वलन किया जाता है, मतलब ईंधन को हम जलाया जाता है, ठीक। ईंधन जिससे दग्ध गैस उत्पन्न होती है, जिससे मतलब गैसें निकलती हैं, और जिसको नोजल के माध्यम से उच्च गति से टरबाइन के फलकों पर डाला जाता है, और इससे टरबाइन क्या करती है, आपकी घूमने लगती है। देखिए इसमें सीधा सा काम क्या है, इस प्रक्रमों में क्या करते हैं, हम वायु का उपयोग हम ईंधन को जलाने के लिए करते हैं, ठीक। वायु के द्वारा हम क्या करते हैं, ईंधन को जलाते हैं, और ईंधन से जो आपकी गैस निकलती है, ईंधन को जलाने पर हमारी जो ईंधन से गैस निकलती हैं, उनको हम, ठीक, हाई प्रेशर के साथ आपकी टरबाइन पर घालते हैं, ठीक। टरबाइन पर घालते हैं, और टरबाइन क्या करने लगती है, आपकी टरबाइन जो कि है वो घूमने लगती है। तो इस प्रकार से हमारी जो कि है गैस टरबाइन काम करती है। अब गैस टरबाइन आपकी दो प्रकार की होती है। सबसे पहले आप जान लें क्लासिफिकेशन ऑफ गैस टरबाइन। पहली आपकी होती है क्लोज्ड गैस टरबाइन, क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन, और आपकी दूसरी होती है ओपन साइकिल गैस टरबाइन। अब इन दोनों के बीच में हम अंतर पढ़ लेते हैं, तो इसमें जो कि है पूरा जो कि कवर हो जाएगा, ठीक है। आपका सबसे पहले आते हैं क्लोज गैस टरबाइन का अंतर, ठीक है। ये होती है हाई कॉस्ट, आपकी जो क्लोज गैस टरबाइन होती है, ठीक, ये आपकी हाई कॉस्ट की होती है, और ओपन साइकिल आपकी होती है लो कॉस्ट की। आपकी क्लोज साइकिल आपकी होती है हाई मेंटेनेंस, मतलब इसमें जो कि है देखरेख इसकी ज़्यादा करनी पड़ती है क्लोज साइकिल गैस टरबाइन की, और आपकी ओपन साइकिल गैस टरबाइन की देखरेख हमको कम करनी पड़ती है। तीसरा आपका होता है गैस की विस्तार कूलेंट चैम्बर में होता है। आपका तीसरा क्या है, गैस का विस्तार क्या होता है, कूलेंट चैम्बर में होता है, आपका क्या क्लोज साइकिल में। और आपके ओपन साइकिल में गैस का विस्तार क्या होता है, वायुमंडल में होता है, ठीक। इसके बाद आपका आता है क्या, इसके बाद आता है चौथा कि कंप्रेस एयर हीट एक्सचेंजर से ऊष्मा ग्रहण करती है, और आपका इसमें क्या है, कंप्रेस्ड एयर कंबस्टन चैम्बर से ऊष्मा ग्रहण करती है, ठीक है। तो ये पाँचवा पॉइंट आपका इसमें क्या है, पाँचवा आपका है कि इसमें एग्जॉस्ट गैस पानी से संपर्क ठंडी हो जाती है, ठीक। और इसमें एग्जॉस्ट गैस वायुमंडल में चली जाती है, ठीक। आपका किसमें, ओपन साइकिल में, और ये आपका क्या है, क्लोज साइकिल है आपका है, ठीक है। इसका प्रयोग स्थल एवं चल दोनों प्रकार से किया जाता है, और इसका प्रयोग चल वाहनों के लिए ही किया जाता है। आपका क्या ओपन साइकिल है आपका ये, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को लेसन 4, लेसन 5 और लेसन 6 आपके ये तीनों लेसन जो कि हैं, तीनों लेसन न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट और गैस टरबाइन पावर प्लांट, आपके तीनों लेसन की आपके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो टॉपिक हैं उन सभी के बारे में मैं आपको पढ़ा दिया है। अब आपकी बारी आती है 100 MCQ टाइप क्वेश्चन के रिवीजन की, ठीक है। 100 MCQ टाइप क्वेश्चन के रिवीजन आपको कराया जाएगा। देखिए इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपकी एक चीज़ हमने जो कि जल्दबाजी में गलत बता दी थी कि आपके पीट कोयले जो होती है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 20 से 30%। पीट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 20 से 30%, ठीक है। पहला आपका देखिए आज की वीडियो का आपका रिवीजन जो कि चल रहा है, उसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूज करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या यूज करते हैं, यूरेनियम 235। लेकिन आपका देखिए यहाँ पर 235 की जगह 233 होगा, ठीक। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग क्लियर करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर 233 है या 235 है, ठीक है। तो यूरेनियम क्या 233 हमारे हिसाब से ये आपका सही आंसर है, ठीक। दूसरे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि मंदक या मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है। मंदक या मॉडरेटर का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। किसकी, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मॉडरेटर या मंदक का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि नियंत्रक छड़ बनी होती है या आपकी कंट्रोलिंग रॉड की बात हम कर रहे हैं। कंट्रोलिंग रॉड किसकी बनी होती है, बोरोन और कैडमियम की। अब आपको आते ही ज़्यादा MCQ के क्वेश्चन आप आराम से आंसर उसका दे देंगे क्योंकि इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं डिटेल से, ठीक है। नियंत्रक छड़ आपकी किसकी बनी होती है, बोरोन और कैडमियम की। चौथे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि नाभिकीय ऊर्जा का मापन किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा का मापन किया जाता है MEV में मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ELECTROVOLT, ठीक है। पाँचवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, पाँचवें नंबर में आपसे पूछा है प्रजनन रिएक्टर का रूपांतरण अनुपात होता है। प्रजनन रिएक्टर का रूपांतरण अनुपात कितना होता है, 1 से अधिक होता है, ठीक है, 1 से अधिक होता है। छठवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्टर का कार्य होता है। रिफ्लेक्टर का कार्य क्या होता है, न्यूट्रॉन की लीकेज को कम करना।
7वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि समुद्री यूरेनियम होता है। देखिए समुद्री यूरेनियम आपका कितना होता है, U की पावर 235, U की पावर 235, ठीक है। 8वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि BWR मंदक के रूप में उपयोग करते हैं किसका, कूलेंट का। BWR मंदक के रूप में हम उपयोग करते हैं कूलेंट का, ठीक है। 9वें नंबर के आपके क्वेश्चन में पूछा है कि BWR में ईंधन प्रयोग करते हैं। BWR में हम कौन सा ईंधन उपयोग करते हैं, समुद्र यूरेनियम। समुद्र यूरेनियम को किससे लिखते हैं, U की पावर 235 से। समुद्री यूरेनियम को हम लिखते हैं U की पावर 235 से, ठीक है। 10वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि तीव्र प्रजनन रिएक्टर में होता है। तीव्र प्रजनन रिएक्टर में होता है क्या, कोई मॉडरेटर नहीं होता है, ठीक, कोई मॉडरेटर इसमें नहीं होता है। आपका कौन सा, तीव्र प्रजनन रिएक्टर में। 11वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि अतितप्त मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म, अतितप्त भाप उत्पन्न होती है GCR में। जो आपकी सुपर हीट स्टीम होती है वो आपकी उत्पन्न किस में होती है, CGR में, ठीक है। BWR उपयोग करते हैं, BWR उपयोग करता है क्या, कूलेंट में। BWR का उपयोग हम करते हैं किस में, कूलेंट में करते हैं। निम्न में से किसमें ईंधन की विखंडनीय चयन प्रक्रिया संपन्न होती है और ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। रिएक्टर कोर में आपकी ईंधन की विखंडनीय चयन प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है, और आपकी ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न होती है। 14वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि तेज गति वाले न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तेज गति वाले न्यूट्रॉन को हम धीमा करने के लिए हम उपयोग करते हैं मॉडरेटर का। किसका, मॉडरेटर का उपयोग करते हैं। 15वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रॉन को कोर से निकलने से रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रिफ्लेक्टर का, ठीक है। आपका न्यूट्रॉन आपके कोर से ना निकल जाए उसके लिए हम रिफ्लेक्टर का उपयोग करते हैं। 16वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि कोर में उपजी ऊष्मा को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कंट्रोलिंग रॉड का, ठीक है। कोर में जो आपकी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोलिंग रॉड का उपयोग करते हैं। 17 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि रिएक्टर की सुरक्षा के लिए स्टील का आवरण लगाया जाता है। रिएक्टर की सुरक्षा के लिए स्टील का आवरण लगाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनर शील्ड कहते हैं, ठीक है। और नाभिकीय रेडिएशन को बाहर निकलने से रोकने के लिए कंक्रीट की एक मोटी दीवार बनाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, आउटर शील्ड कहते हैं। हम आपको बता चुके हैं, डिटेल से आपको इन चीज़ों के बारे में पढ़ा चुके हैं जो आपके MCQ टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। 19 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि रिएक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल मैकेनिज्म का। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल से पढ़ा चुके हैं, ठीक है, अभी हाल। इसके बाद आता है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन कि आइंस्टीन समीकरण जिससे यूरेनियम ईंधन की विखंडनीय प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा की गणना की जाती है उसको हम किससे लिखते हैं, 1/2 mc²। अच्छे से याद कर लीजिएगा आप इसको, ठीक। 22 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी को किसके रूप में मापती है। परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी को किसके रूप में मापते हैं, MEV में, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट, ठीक, बता चुके हैं आपको पहले। 23 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि फैशन चेन रिएक्शन तब संभव होती है जब विखंडन अवशोषण की तुलना में अधिक न्यूट्रॉन पैदा होते हैं। विखंडन अवशोषण की तुलना में अधिक न्यूट्रॉन क्या होते हैं, पैदा होते हैं आपके। 24 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग एक परावर्तक की कल्पना है। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त एक परावर्तक की कल्पना क्या है, भागने वाले न्यूट्रॉन को वापस कोर में प्रतिबंधित करना, ठीक, मतलब कि जो आपके न्यूट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनको वापस कोर में लाना। 25 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि उबलते पानी के रिएक्टर डैश ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, किसके रूप में प्रयोग करते हैं, एनरिच्ड यूरेनियम के रूप में, ठीक है। 26 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ शुरू हुआ था। भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो आपका वो आपका तारापुर बॉम्बे में सबसे पहले शुरू हुआ था। 27 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम में पूर्णतः विभाजन या विखंडन होने पर प्राप्त ऊर्जा 3100 टन तेल से प्राप्त ऊर्जा के तुल्य होती है, मतलब ऊर्जा के बराबर होती है। मतलब कि आपकी 1 किलोग्राम यूरेनियम के पूर्णतः विखंडन करने पर, विभाजित या विखंडन करने पर आपकी जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो आपकी कितनी होती है, 3100 टन होती है। मतलब कि 3100 टन तेल से प्राप्त ऊर्जा के बराबर आपकी होती है कितनी, 3100 टन तेल से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसी के बराबर हमारी होती है क्या, 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन करने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। 28 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि विखंडनीय पदार्थ से सबसे मुख्य पदार्थ कौन सा है।
दोनों। कौन से? प्लूटोनियम और यूरेनियम, प्लूटोनियम और आपका क्या है? यूरेनियम। 29 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि यूरेनियम यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है तथा यूरेनियम के विखंडन द्वारा प्लेटिनियम, ठीक, यूरेनियम के विखंडन द्वारा क्या? प्लेटिनियम बनाया जाता है आपका, प्लूटोनियम, सॉरी, ठीक, प्लूटोनियम है यहाँ पर, प्लेटिनियम नहीं है, प्लूटोनियम बनाया जाता है, ठीक। इसके बाद आता है आपका, देखिए 30 नंबर के क्वेश्चन में कहा आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको हम आपको डिटेल से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्या? 31 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर प्लांट, ठीक, कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। 32 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि भूमि निर्माण में कुल खर्च और ब्याज, भवन, कर और आपके टैक्स उपकरण किस कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं आपके, ठीक है। मजदूरी, ईंधन, मरम्मत, ठीक, मरम्मत करना आपके किस कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं। और आपके जल विद्युत संयंत्र का चल लागत, जल विद्युत संयंत्र का चल लागत आपका रनिंग कॉस्ट कितनी होती है? वाष्प शक्ति संयंत्र से कम होती है, वाष्प शक्ति संयंत्र से क्या होती है? कम होती है। 35 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि हाइड्रोलॉजी से तात्पर्य क्या है? हाइड्रोलॉजी से तात्पर्य है आपका जल विज्ञान, जल स्थितिक और आपका जल गतिकी, ये सभी आपका आंसर है, ठीक है। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि उच्च जल शीर्ष संयंत्र में जल का शीर्ष होता है, उच्च जल शीर्ष संयंत्र में जल का शीर्ष कितना होता है? 100 मीटर से ज़्यादा होता है। पेल्टन टरबाइन के लिए निम्न शीर्ष कितना होता है? पेल्टन टरबाइन के लिए निम्न शीर्ष होता है आपका 180 मीटर, ठीक है। आर्च डैम की आकृति होती है अर्धवृत्ताकार, कितनी? अर्धवृत्ताकार होती है। 39 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि आवेगी टरबाइन का उदाहरण है, आवेगी टरबाइन का उदाहरण क्या है? पेल्टन टरबाइन। 40 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या है? बंद कंड्यूट का उदाहरण कौन सा? आपका केनल है, सॉरी, ठीक, केनल आपका क्या है? बंद कंड्यूट का उदाहरण होता है, उदाहरण नहीं है, बंद कंड्यूट का उदाहरण नहीं है। 40 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि बंद कंड्यूट का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? केनल, सॉरी, ठीक है, CANEL, केनल आपका क्या नहीं है? बंद कंड्यूट का उदाहरण नहीं है। 41 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि प्रतिक्रिया टरबाइन का उदाहरण है, प्रतिक्रिया टरबाइन का उदाहरण कौन कौन से हैं? पेल्टन टरबाइन है और आपके क्या है? सॉरी, आपके फ्रांसिस टरबाइन और आपका कपलान टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन और कपलान टरबाइन, ये क्या है? प्रतिक्रिया टरबाइन के उदाहरण होते हैं, ठीक। 42 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्न जल शीर्ष संयंत्र में जल शीर्ष कितना होता है? निम्न जल शीर्ष संयंत्र में आपका जल शीर्ष कितना होता है? 30 मीटर से कम होता है, ठीक है। 43 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि मध्य जल शीर्ष टरबाइन से मध्य जल शीर्ष संयंत्र में जल शीर्ष कितना होता है? 30 से 100 मीटर, 30 से कितना? 100 मीटर। आपका देखिए खोसला नियम क्या होता है? खोसला नियम आपको देखिए या अटपटा जरूर है, देखिए, लेकिन आपका इंपॉर्टेंट जो कि हो सकता है। खोसला नियम क्या होता है? R बराबर P-4.811T, R बराबर P-4.811T, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 45 नंबर का क्वेश्चन कि चंबल जल शक्ति संयंत्र स्थित है राजस्थान में। चंबल जल शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। 46 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि बंद कंडक्टर का उदाहरण क्या है? केनल है। बंद कंडक्टर का उदाहरण आपका क्या है? केनल है, ठीक। 47 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि उच्च जल शीर्ष संयंत्र में जल का शीर्ष कितना होता है? 100 मीटर से ज़्यादा होता है आपका। 48 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि द्विबाष्पीय चक्र में यूज करते हैं किसका? पारे का यूज करते हैं। 49 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि थर्मल पावर प्लांट में ऊष्मा चक्र प्रयोग किया जाता है कौन सा? रैंकिंग। 50 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि रिएक्टर कोर की सुरक्षा करने के लिए किसका यूज करते हैं? हम स्टील का यूज करते हैं। देखिए 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 50 क्वेश्चन अब हमको और करना है कंप्लीट। देखिए वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप केवल उनको एक बार पढ़ते हुए चलें और ठीक अच्छे से सुनते हुए चलें, ठीक। आपका पहला क्वेश्चन आता है क्या? डीजल इंजन को आवश्यकता होती है किसकी? रासायनिक सही मिश्रण की, ठीक, रासायनिक मिश्रण की हम कह लें। दूसरा आपका आता है कि डीजल इंजन में क्या होता है? भारी फ्लाई व्हील लगे होते हैं। आपके जो डीजल इंजन होते हैं इसमें आपके भारी फ्लाई व्हील लगे होते हैं, ठीक। तीसरे नंबर का आपका आता है कि डीजल इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीजल इंजन आपका अंत दहन इंजनों के सिद्धांत पर कार्य करता है आपका क्या? डीजल इंजन, ठीक। चौथे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि डीजल इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है? आपको देखिए सभी पावर प्लांट के इंजन की, आपकी डीजल इंजन की, आपके थर्मल पावर प्लांट की और सभी चीज़ों की एफिशिएंसी आपको जरूर से याद करनी है, ठीक है। डीजल इंजन की आपकी एफिशिएंसी होती है 40%।
इसके बाद आता है आपका पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी कितनी होती है, 25% होती है। 6वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि संपीड़न ज्वलन इंजन में दहन होते हैं क्या, असमान मिश्रण के कारण। आपका इसके बाद आता है 7वें नंबर का क्वेश्चन कि ईंधन में उपजी संपूर्ण शक्ति को क्या कहते हैं। ईंधन में उपजी संपूर्ण शक्ति को हम क्या कहते हैं, IHP, इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहते हैं। ठीक, इसका अगर आपसे पूछ ले MCQ टाइप क्वेश्चन में कि IHP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ठीक है, 8वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि इंजन में यांत्रिक हानि को क्या कहते हैं। इंजन में जो यांत्रिक हानि आपकी होती है उसको हम कहते हैं FHP। ठीक, फ्रैक्शन हॉर्स पावर। ठीक, और देखिए जो कि आपकी आवाज़ जो कि ये साफ़ नहीं आ रही होगी क्योंकि आवाज़ जो कि गला है बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से जो कि हो सकता है कि आप लोगों को आवाज़ जो कि साफ़ नहीं आ रही हो, तो इसलिए के लिए। ठीक, तो 9वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि BHP क्या होता है। BHP बराबर आपका होता है IHP माइनस FHP बराबर 2 पाई NT अपॉन 4500 4500। ठीक है, और देखिए अगर वीडियो में बाई चांस जहां अगर कहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप लोग कमेंट करके जो कि ज़रूर से बताएं। ठीक, अगर एक क्वेश्चन भी आपका गलत होता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताएं, हम आपको कमेंट कर देंगे और पिन कर देंगे उसी कमेंट को अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो। ठीक है, 10वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि एग्जॉस्ट सिस्टम में एयर और ऑयल को गर्म करने के लिए किसका यूज करते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था कि जो आपका इंजन होता है उसमें हम क्या, इंजन से निकलने वाले धुएं का उपयोग हम एयर ऑयल को गर्म करने के लिए करते हैं। ठीक, 11वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि डीजल इंजन का सिटेन नंबर आपका कितना होता है, निम्न के बीच होता है, कितने 30 और 60 के बीच होता है आपका डीजल इंजन का सिटेन नंबर। डीजल इंजन का सिटेन नंबर कितना होता है आपका 30 से 60 के बीच में होता है। 12वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि डीजल शक्ति संयंत्र सबसे ज़्यादा उपयोग होता है किसमें, स्टैंड बाई संयंत्र में आपका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है डीजल शक्ति संयंत्र। ठीक है, 13वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि 4 स्ट्रोक इंजन की सूचित अश्व शक्ति होती है PLAN अपॉन 2 होती है। ठीक है, IC इंजन में संपीड़न अनुपात होता है VC प्लस VS अपॉन VC। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 15वें नंबर का क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा गति पर संपीड़न इंजन कार्य करता है। क्या, द्विदहन चक्र पर। 16वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि डीजल इंजन में अधिकतम तापमान जो सिलेंडर के अंदर उत्पन्न होता है उसकी कोटि कितनी होती है, मतलब कितनी डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है। ठीक है, 17 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंक पूर्ण चक्र लगता है। क्रैंक को मतलब एक पूर्ण चक्र करने में कितना लगता है, 2 चक्कर में 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंक पूर्ण चक्र लगता है कितना, 2 चक्कर में। 18 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंक पूर्ण चक्र लगता है। 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंक पूर्ण चक्र कितना लगता है, एक चक्कर में। ठीक, 19 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में पिस्टन घूमता है। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में पिस्टन घूमता है क्या, 4 स्टोन। ठीक, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में पिस्टन कितना घूमता है, 4 स्ट्रोक घूमता है। 20वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, 20वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि पिस्टन की गति होती है। पिस्टन की गति क्या होती है आपका 2 इंटू स्टोन इंटू RPM, 2 इंटू स्टॉक इंटू RPM। ठीक, तो ये आपका सूत्र होता है किसका, पिस्टन की गति का ये आपका सूत्र होता है। इसके बाद आता है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन, डीजल इंजन में शीतलन में ऊष्मा हानि होती है, कितनी % होती है, 30% होती है। 22वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि ईंधन को छोटे छोटे फुहार के रूप में तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। ईंधन को छोटे छोटे फुहार के रूप में तोड़ने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, कणीकरण। ठीक, कणीकरण आपकी वो प्रक्रिया कहलाती है। 23 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि उच्च गति संपीड़न इंजन कार्य करता है। आपका क्या, डुअल चक्र पर। ठीक है, 24 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से डीजल पावर प्लांट के भाग नहीं है। निम्न में से आपका कौन सा डीजल इंजन पावर प्लांट का भाग नहीं है, तो आपका देखिए यहाँ पर क्या है आंसर, सर्ज टैंक।
ठीक। सर्ज टैंक आपका जो कि है डीजल इंजन पावर प्लांट में नहीं होता है, डीजल पावर प्लांट में, सॉरी, ठीक है। 25 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि इंजन के आउटपुट सॉफ्ट पर उपलब्ध कुल शक्ति होती है, इंजन के आउटपुट सॉफ्ट पर कुल उपलब्ध शक्ति कितनी होती है? BP बराबर 2 पाई NT अपॉन 660 इंटू 1000 इंटू KW, ठीक है। 2 पाई NT अपॉन 60 इंटू 1000 इंटू KW। अब आपका BP यहाँ पर क्या है? ब्रेक पावर, ब्रेक पावर, आपका BP का फुल फॉर्म क्या है? ब्रेक पावर। 26 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि डीजल इंजन की रेंज क्षमता कितनी होती है? डीजल इंजन की रेंज क्षमता होती है आपकी 75 से 3750 किलोवाट, 75 से 3750 किलोवाट, ठीक है। 27 नंबर के क्वेश्चन में आपसे देखिए सभी के फुल फॉर्म बताए हैं। IVC का फुल फॉर्म आपका यहाँ पर है इनलेट वेल्व क्लोज्ड, ठीक, वाल्व क्लोज्ड। IEVO का फुल फॉर्म है आपका एग्जस्ट वाल्व क्लोज। IC का फुल फॉर्म है आपका इंजेक्टर क्लोज्ड। IO का आपका फुल फॉर्म है इसका इंजेक्टर ओपन, और IVO का इसका फुल फॉर्म है आपका इंटर वाल्व ओपन, और EVC का इसका फुल फॉर्म है आपका एग्जस्ट वाल्व क्लोज। देखिए अगर जल्दबाजी में कुछ भी चीज़ गलत बोल जाते हैं तो आप लोग उसको सही कर ले, ठीक है। ठीक, 50-100 आपके MCQ टाइप क्वेश्चन बताना होते हैं एक ही वीडियो लेक्चर में, तो जल्दबाजी में हो जाती है थोड़ी बहुत गलती कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए सक्शन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक में क्रैंक कितने कोण की ओर घूमने लगता है? आपका जो सक्शन स्ट्रोक होता है उसमें आपका जो क्रैंक लगा होता है वो कितने कोण की ओर घूमने लगता है? तो आपका इसका आंसर आएगा क्या? 0 से 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री जो आपका क्रैंक है वो घूम जाता है, ठीक है। संपीड़न स्ट्रोक में क्रैंक कितने कोण पर घूमता है? 180 से 360। प्रसारण स्ट्रोक या शक्ति स्ट्रोक में क्रैंक कितने एंगल पर घूमता है? तो देखिए 360 से 540, 360 से 540 डिग्री, ठीक है, डिग्री आपका जो कि है वो प्रसारण स्ट्रोक में आपका जो क्रैंक होता है वो घूम जाता है, ठीक है। 29 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि एग्जस्ट स्ट्रोक में क्रैंक कितने कोण पर घूम जाता है? तो 540 से 720। आप इसको जो कि जरूर से याद करें, आपको 4 जो कि ये क्रैंक बताए हैं सभी अलग अलग। 30 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि एक IC इंजन का संपीड़न का अनुपात होता है, एक IC इंजन का संपीड़न का अनुपात होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंसी वॉल्यूम, ठीक। इसके बाद आपका आता है 31 नंबर का क्वेश्चन, डीजल इंजन के सिलेंडर में विकसित तापमान लगभग कितना होता है? आपका जो डीजल इंजन का सिलेंडर होता है उसके अंदर का तापमान कितना होता है? 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस, 2000 से कितना? 2500 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आपका आता है 32 नंबर का क्वेश्चन कि अधिकांश उच्च गति वाले डीजल इंजन काम करते हैं डुअल कंबसन साइकिल पर, डुअल कंबसन साइकिल पर। 33 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है 33 नंबर का कि डीजल इंजन की सेटेन संख्या आमतौर पर कितनी होती है? 30 से 60 होती है, ठीक है, 30 से 60 के बीच में आपकी होती है। इसके बाद आता है 37 नंबर का क्वेश्चन कि एक डीजल इंजन में ठंडे पानी में पाई गई ऊष्मा कितनी होती है? 30% आपकी ऊष्मा होती है ठंडे पानी में पाई गई। 38 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि बिजली आयात करने के लिए डैश क्रैंक जाली प्रदान की जाती है, ठीक, प्रदान की जाती है। तो आपका क्या? बैलेंसिंग आपका यहाँ पर आएगा। 39 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि डीजल संयंत्र की क्षमता लगभग कितनी होती है? डीजल संयंत्र की क्षमता लगभग कितनी होती है? 5000 किलोवाट, 5000 किलोवाट। 40 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि सही इंजन को दी गई ऊष्मा के वितरण को क्या कहते हैं? इंजन को दी गई ऊष्मा के वितरण को हम क्या कहते हैं? हीट बैलेंस कहते हैं, हीट बैलेंस, ऊष्मा संतुलन। हीट बैलेंस क्या कहते हैं? ऊष्मा संतुलन, ठीक है। और देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखें, आज शाम को 6 बजे आप सभी लोगों का जो कि है पावर प्लांट का टेस्ट है, तो ज़रूर से सभी लोग लाइव आएँ, ठीक है, शाम 6 बजे। आज शाम 6 बजे आपका जो कि है पावर प्लांट के 50 MCQ टाइप क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाएगा, और साथ ही एग्ज़ाम को लेकर आपके जो भी मन में आपके डाउट हैं वो आपके क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो लाइव आप लोग जरूर से आएँ शाम के 6 बजे। कितने? शाम 6 बजे आज, ठीक है। तो आप लोग जरूर से लाइव आए सभी लोग। 41 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ऊष्मा संतुलन को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। आपको इतना सभी कुछ हम जो कि है वो डिटेल से पढ़ा चुके हैं कि H बराबर आपका होता है HW प्लस HC प्लस HE प्लस HI। HW आपका होता है 30%, HE आपका होता है 30%, HC आपका होता है 30% और आपका HI होता है 10%, ठीक है। इन सभी के जो कि हम आपको बता चुके हैं फुल फॉर्म।
42 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि नाभिकीय ऊर्जा का मापन किया जाता है, नाभिकीय ऊर्जा का मापन किया जाता है MeV में, मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। 43 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्टर का कार्य होता है, रिफ्लेक्टर का कार्य सभी लोगों को पता है, ठीक, न्यूट्रॉन की लीकेज को कम करना, न्यूट्रॉन की लीकेज को क्या करना, कम करना। 44 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ईंधन सेल में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ईंधन सेल में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, आपकी केमिकल ऊर्जा आपकी जो कि है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। 45 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि प्रथम शक्ति संयंत्र स्थापित है, प्रथम शक्ति संयंत्र स्थापित हुआ था आपका 1878 में, कितना, 1878 में। भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र है, भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर है, तारापुर में है। 47 नंबर का क्वेश्चन है आपका सी बैक प्रभाव है, सी बैक प्रभाव है आपका क्या, एल्फा T2 माइनस T1, एल्फा कितना, T2 माइनस T1। 48 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि तापीय विद्युत ऊर्जा निर्भर करती है, तापीय विद्युत ऊर्जा निर्भर आपकी करती है सी बैक नियम पर, किस पर, आपकी सी बैक नियम पर। इसके बाद आता है आपका 49 नंबर का क्वेश्चन, 49 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि सोलर तापीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, सोलर तापीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है किसमें, ये सभी में, सोलर कलेक्टर द्वारा, सोलर तालाब द्वारा और आपका सोलर भट्टी द्वारा, ठीक है, इन सभी के द्वारा आपकी सोलर तापीय ऊर्जा जो कि है वो उत्पन्न की जाती है। इसके बाद आता है आपका 50 नंबर का क्वेश्चन कि तापीय शक्ति संयंत्र की संपूर्ण दक्षता कितनी होती है, तापीय शक्ति संयंत्र की संपूर्ण दक्षता कितनी होती है, बॉयलर इंटू टरबाइन इंटू जनरेटर, ठीक, ईटा बॉयलर इंटू ईटा टरबाइन इंटू ईटा जनरेटर, ठीक। तो आपका यहाँ पर जो कि है 100 MCQ टाइप क्वेश्चन जो कि है वो कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए आज की ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपने जो कि पार्ट 3 था आपका, और वीडियो लेक्चर आपका था तीसरा, ठीक, तीसरा वीडियो लेक्चर था आपका। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने चौथा लेसन, पाँचवां लेसन, छठवें लेसन को डिटेल से पढ़ा था, और उसके बाद 100 MCQ टाइप क्वेश्चन भी पढ़े थे। और आप सभी लोगों को बता दें एक बार फिर से कि आपको शाम के 6 बजे ऑनलाइन आना है, ठीक, सभी लोगों को शाम के 6 बजे लाइव आना है, ठीक। आपको वहाँ पर 50 MCQ टाइप क्वेश्चन का टेस्ट होगा, तो शाम के आप 6 बजे राइट बिल्कुल आ ही जाएं। आपको 50 MCQ टाइप क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जो आपके इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे पावर प्लांट के, उन्हीं सभी का आपका टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप इस टेस्ट को दे लेते हैं तो आप आराम से पास हो जाते हैं, ठीक है, आराम से पास आप हो सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट में, ठीक। उसी प्रकार से आपका जो कि है शाम को 50 MCQ टाइप क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाएगा। सभी लोग ऑनलाइन जरूर से आएँ 6 बजे, ठीक है। तो 6 बजे आपकी क्लास जो कि है पावर प्लांट की स्टार्ट हो जाएगी ऑनलाइन टेस्ट की। और देखिए जो लोग अपनी बैग को लेकर तैयार है, तो देखिए आप लोगों को एक चीज़ समझा दें कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था, सेकंड सेमेस्टर आपका हुआ नहीं था, आपका हुआ था फिर थर्ड सेमेस्टर। अब आपका कौन सा है, फोर्थ सेमेस्टर है। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में, इन दोनों सेमेस्टर में आपकी जो भी बैग लगी हुई हैं, ठीक, इन दोनों सेमेस्टर में आपकी जो भी बैग लगी हुई हैं उनके पेपर आपके अभी नहीं होंगे, उनके पेपर आपके होंगे फिफ्थ सेमेस्टर में, ठीक है। अब आपके इवन और जो कि है पेपर होने लगे, तो आपके फिफ्थ सेमेस्टर में पेपर होंगे। जितनी भी आपकी जिस भी सब्जेक्ट में बैग है आपकी, उन सभी के पेपर आपके फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे। और देखिए हमको कोशिश नहीं, हमको ठानना ही है कि फिफ्थ सेमेस्टर में हमको सारी बैकें क्लियर करनी है। फिफ्थ सेमेस्टर में हमको अपनी सारी बैकें क्लियर करनी है, और साथ ही फिफ्थ सेमेस्टर भी ऑल क्लियर निकालना है, ठीक। फिफ्थ सेमेस्टर भी क्या निकालना है, हमको ऑल क्लियर निकालना है, और अपनी सारी जो पुरानी बैक हैं उनको क्लियर करना है। तो फिफ्थ सेमेस्टर की भी क्लास जो कि आपकी जैसे ही आपके पेपर खत्म होंगे, उसके जस्ट 1 या 2 हफ्ते बाद आपकी फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी चैनल पर, ठीक है। और आप शाम को मिलते हैं ऑनलाइन, ठीक है, शाम को मिलते हैं लाइव, थोड़ी बहुत बातें करते हैं आप लोगों से, ठीक। आप लोगों के मन की बात जानते हैं, आप लोगों के मन में जो भी कुछ डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, जो भी सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं, और 50 MCQ टाइप क्वेश्चन का भी टेस्ट लिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और देखिए आप वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से ही करें, ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके और वो लोग भी जो कि आसानी से पास हो सकें। अगर आपको देखिए जितना मटेरियल जो कि ये पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग आसानी से पास हो सकते हैं, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सारी ब्रह्मास्त्र सीरीज ले रहे हैं तो आप लोग पास आसानी से हो ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।